नमस्कार। आपके साथ मैं अदिति त्यागी और एक बार फिर मेरे साथ आपको ताहिर गोरा चावला सर दिखाई दे रहे हैं। फॉर्मर पाकिस्तानी लेकिन अब पूरे तरीके से कैनेडियन सिटीजन और पाकिस्तान की बखिया उधेड़ने में माहिर माना जाता है। पाकिस्तान के रूल्स और रेगुलेशंस को इनसे बेहतर तरीके से शायद बहुत ही कम आवाजें हैं जो इन रूल्स और रेगुलेशंस को इतनी बारीकी से समझा सकती हैं और सर जाहिर तौर पर उनमें से एक आवाज है। तो बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार और धन्यवाद टाइम निकाला थैंक आपने। यू। थैंक यू। नमस्ते, नमस्ते। थैंक यू। सर सबसे पहले मैं एक सीरियस क्वेश्चन पे आऊं। मैं आपसे एक चीज समझना चाहती हूँ और वो ये है कि एक बात बताइए। पाकिस्तान का डीजी आईएसपीआर तो लेफ्टिनेंट जनरल है और हालांकि नाम में उनके शरीफ है, हालांकि कुछ भी शरीफ नहीं है उनके बारे में। शराफत तो दूर दूर से तक नाता नहीं है। और जो उनका डीजीएमओ है पाकिस्तान का, वो मिलिट्री रैंक के हिसाब से बात करें तो मेजर जनरल है। तो भाई ये मैंने पहली बार, अगर मैं कम से कम मैंने तो नहीं देखा कि जो एक प्रोपागेंडा चलाता है वो तो आपका लेफ्टिनेंट जनरल है और जिसे लड़ाई लड़नी है जो आपका डीजीएमओ है वो मेजर जनरल है। तो भाई क्या है ये पाकिस्तान में? देखिए, पाकिस्तान में आप लेफ्टिनेंट जनरल और मेजर जनरल की बात कर रही हैं, तो जो फील्ड मार्शल है, उसको आजकल हम 2 बातें करते हैं। एक तो वो अल्लाह मार्शल है और दूसरा वो फील्ड मार्शल है। तो वो तो लेफ्टिनेंट जनरल से भी ऊपर है, क्योंकि वो तो फील्ड मार्शल है, तो वो कम प्रोपेगेंडा करता है। तो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान आर्मी का सबसे बड़ा हथियार है। क्योंकि उनको प्रोपेगेंडा के चूरन से अपनी जनता की जो डिस्प्लेजर है उसको डाइवर्ट करना होता है। तो वहाँ पे ये जो रैंक्स हैं ना, कोई लेफ्टिनेंट जनरल है, कोई मेजर जनरल है, वहाँ तो कर्नल लेवल के जो आईएसआई के ऑफिसर हैं वो उस देश को चलाते हैं। वहाँ तो मेजर लेवल के जो होते हैं, बड़े छोटे रैंक के ऑफिसर्स होते हैं, जब वो आईएसआई में होते हैं तो वो प्राइम मिनिस्टर को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं ऑन बिहाफ ऑफ फील्ड मार्शल। तो पाकिस्तान एक ऐसा ही अनहोना सा देश है। और बाय द वे, अफ्रीका में भी जहाँ जहाँ इस वक्त फौजी डिक्टेटर्स हैं, उसी तरह का सेटअप पाकिस्तान में भी है। लेकिन पाकिस्तान को एक एज है कि वो ये कि पाकिस्तान चूँकि सबके साथ, चाइना के साथ भी अपने संबंध रखता है, या चाइना के साथ भी सोता है, अमेरिका के साथ भी सोता है, अरबों के साथ भी सोता है, तो इसलिए पाकिस्तान का सर्वाइवल चलता रहता है। तो हर कोई उसकी बोली लगाता रहता है। तो पाकिस्तान बस इसी तरह चल रहा है, वहाँ पे रैंक मैटर नहीं करते, वहाँ पे गैंग मैटर करते हैं। और हम्म। जो जो गैंग है, वो पाकिस्तान आर्मी ही चलाती है, अनफॉर्चुनेटली। अभी तो एक झटका तो मिला होगा उन्हें डोनाल्ड ट्रंप से, जो इमिग्रेंट वीजा 75 कंट्रीज की जो बैन लिस्ट निकाली उसमें फील्ड मार्शल के, या मुझे कहना चाहिए फेल्ड मार्शल के देश को भी शामिल कर दिया। तो जोर का झटका धीरे से दे दिया। हाँ, देखिए, वो तो देखिए 75 देश हैं, इसलिए उनको कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। वो तो कहेंगे, देखिए जी, ऑलमोस्ट लेस देन आधी दुनिया जो है, वो ट्रंप ने लपेट दी, हमें भी लपेट दिया। अच्छा, फील्ड मार्शल को इस बात की कोई दिक्कत नहीं कि वो तो इमिग्रेशन वीज़ा का प्रोसेस है ना जो रुका है। हम्म। उनके अपने वीज़ा तो ख़त्म नहीं होंगे। अभी 2 रोज़ पहले ही क्रिप्टो करेंसी का उन्होंने एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट किया है। स्टीव विटकॉफ का बेटा वहाँ पे गया हुआ था। और प्रेसिडेंट ट्रंप भी तो एक कमाल की शय है ना। मैं आपको बड़े दावे से कहता हूँ कि कल कला को फील्ड मार्शल का जिक्र होगा तो वो कहेंगे कि माय फेवरेट फील्ड मार्शल। तो प्रेसिडेंट ट्रंप भी तो पल में तोला पल में मासा है, हाईली अनप्रिडिक्टेबल है। मेरा ये ख्याल है कि मैं खुद को भी भारतीय समझता हूँ, मैं अपने भारतीय बहनों भाइयों को यही कहना चाहूँगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप के हम कॉन्टेक्स्ट में ना कोई अच्छी या बुरी एक्सपेक्टेशन ना रखें। ही इज़ अ वेरी इम्पल्सिव प्रेसिडेंट और ही इज़ हाईली अनप्रेडिक्टेबल। मैं उनका एक ज़माने में फ़ैन हुआ करता था, या फ़ैन नहीं तो एटलीस्ट सोचा करता था कि ये कुछ अच्छे स्टेप्स लेंगे। मैं ऐसा नहीं कहता कि कोई उन्होंने आज भी सारे स्टेप्स गलत लिए हैं, कुछ चीज़ें वो शायद ठीक भी करते हैं, लेकिन ही इज़ हाईली अनप्रेडिक्टेबल प्रेसिडेंट। वो तो जो बाज़ार में होती है ना बोली लगाने वाले लोग, कि कोई हम जाते हैं, समझिए चांदनी चौक में जाते हैं, हम कहते हैं कि ये कपड़ा किस भाव है, कोई हमें कहता है 100 रुपया है, तो हम कहते हैं नहीं 20 रुपए के लगा दो।
तो वो दुकानदार कहेगा कि नहीं चलिए हम 30 का लगा देता हूँ। तो वो इस तरह के आदमी है प्रेज़िडेंट ट्रम्प। तो अब वो प्रेज़िडेंट ट्रम्प तो ख़ैर पूरी दुनिया के पीछे पड़े रहते हैं। अब उन्होंने ये जो इमिग्रेशन वीज़ा प्रोसेसेस को पॉज़ किया है या सस्पेंड किया है, 75 देशों को किया। उसमें इंटरेस्टिंगली मैंने लिस्ट देखी, तो उसमें यूरोप के भी 2 देश हैं, मोंटेनेग्रो, मोल्दोवा। तो अब उन्होंने रीज़न ये ली कि इन 75 देशों के जो लोग आते हैं अमेरिका में, जो अमेरिका का वेलफेयर सिस्टम है, उसको अब्यूज़ करते हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप की तो कोई जो है प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन इससे जो पाकिस्तान भी उस लिस्ट में शामिल है, इससे इन जर्नैलों को, पाकिस्तान की एलीट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए उनको कोई दिक्कत नहीं है, जनता को जितना मर्ज़ी वहाँ पे प्रॉब्लम हो, दे डोंट केयर। दे जस्ट डू केयर अबाउट देयर इंटरेस्ट। आपने बड़ी अच्छी बात की है प्रेसिडेंट ट्रम्प को लेकर। खैर उनकी पर्सनालिटी तो ट्रांजैक्शनल है। मैंने वो जो आपसे सवाल किया था दैट वाज मोर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान एंड पाकिस्तान के जो हुक्मरान जनरल्स हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में। मैं ये भी क्योंकि आपने कहा ये अपने इंटरेस्ट में काम करते हैं जितने भी जनरल्स हैं। इंटरेस्ट में तो किया इन्होंने जब सीडीएफ क्रिएट कर दिया। और मैं तो ये सोच के हैरान हूँ। अभी 2030 तक तो एक्सटेंशन ले लिया आसिम मुनीर ने। तो बाकी जनरल्स वहां पे कुछ महसूस नहीं करते, कोई उनको दिक्कत नहीं होती। और मुझे सबसे ज्यादा हंसी इस बात पे आती है कि किस बात पे आपको फील्ड मार्शल का रैंक आपने खुद ही को दे दिया। किस बात पे? कि एक 3 दिन ऑपरेशन चला जिसमें आप ही को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। आपके हवाई अड्डे जो थे वो तबाह हो गए। हालांकि आपने प्रोपेगेंडा चलाया, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि प्रोपेगेंडा चलाने में तो ये माहिर है। बहरहाल, मतलब कुछ करे बिना खुद ही को अवार्ड दे दिया और उसके बाद खुद को सीडीएफ भी बना दिया। और बाकी के जनरल जो हैं पाकिस्तान में वो चुपचाप रहेंगे क्या? या आपको लगता है फ्रिक्शन तो आएगी? अभी तो शुरुआत हुई है गेम की। जो पिक्चर दिखाते फिरते हैं ना डीजीआईएसपीआर कि भारत को दिखाएंगे, स्वागत है, पिक्चर दिखाएंगे, पिक्चर दिखाएंगे, पता चले वो पिक्चर उनके घर में ही चले इंटरनली। देखिए, बात ये है कि पाकिस्तान के ये जो फील्ड मार्शल हैं, सिर्फ यही एक्सटेंशन नहीं ले रहे। आप अगर थोड़ा पहले जाएँ, हर जो चीफ द आर्मी स्टाफ होता है, इससे पहले बाजवा थे। बाजवा ने 3 साल की एक्सटेंशन ली, तो वो 3 साल उनका टेन्योर था, तो वो 6 साल रहे। वो फर्दर 3 साल की एक्सटेंशन लेना चाहते थे। इसी वजह से इमरान खान के साथ उनकी ना बनी। अच्छा, उससे पहले जो थे आर्मी जर्नैल, आप देख लीजिए, चाहे वो रहील शरीफ हों, चाहे मिस्टर कियानी हों, और उससे पहले मुशर्रफ हों। मुशर्रफ तो मेरा ख़्याल है कोई 11 साल गुज़ार गए थे, कुछ उनकी लंबी हिस्ट्री है। तो ये पाकिस्तान में जो भी टॉप पे जर्नैल आता है, मैं देख रहा हूँ ज़िया-उल हक से लेके अब तक, बीच में को 2 जर्नैल थे, आसिफ जंजुआ थे, वो शायद मर गए थे। उनका हार्ट अटैक हो गया था, तो इसलिए वो एक्सटेंशन ना ले सके। तो जनरल जहांगीर करामत थे, वो अमेरिका चले गए। मोस्ट ऑफ द जनरल्स फॉर द पास्ट 40 ईयर्स वो तो एक्सटेंशन ही ले रहे थे। तो ये पाकिस्तान आर्मी की एक रीत बन चुकी हुई है। आपने कहा कि दूसरे जर्नैल पे फील नहीं करते होंगे कि उनकी जो पोजीशन है वो मारी जाती है। अब वहाँ पे लोग यूज़्ड टू हो चुके हैं। जर्नैल दूसरे ये सोचते हैं कि भाई जितने प्लॉट ले सकते हो ले लो, जितने पैसे बना सकते हो बना लो, अमेरिका के वीज़े ले लो, सिटीज़नशिप ले लो। इस चक्कर में ना रहो कि हमने चीफ द आर्मी स्टाफ बनना है। बस हम नीचे-नीचे से ही अपने काम कर लें। पाकिस्तान का जितना बिज़नेस है, रियल एस्टेट का बिज़नेस हो, सीमेंट की फैक्ट्रियाँ हों, ये सब के सब आर्मी जर्नैल चलाते हैं वहाँ के। तो दे आर मोर इनटू बिज़नेस। इवन वो तो पाकिस्तान के जो एंटरटेनमेंट के बिज़नेस है ना, जैसे ये पाकिस्तान के टीवी ड्रामे बनाना, इवन पाकिस्तान के मौसीकी का शो बनाना, उसमें इन्वॉल्व है। तो वो तो समझ गए हैं कि भाई चीफ द आर्मी स्टाफ जो बनेगा ठीक है, उसके पास पावर तो होगी, मगर जलील भी उसको होना होगा। तो हम भले से हम चीफ द आर्मी स्टाफ ना बने, हम नीचे रहें, लेफ्टिनेंट जनरल पे रिटायर, ऑफ कोर्स वो तो आखिरी होता है स्टेज, उस पे वो हो जाए। हमें पैसा मिले, हमें प्लॉट मिले, हमें वो सारी की सारी जो बिजनेस की जो है अपॉर्चुनिटीज वो मिले।
तो उनका ये गोल होता है, उनका चीफ द स्टाफ बनने का गोल कम होता है, क्योंकि उनको पता होता है कि ये एक डिक्टेटर आ गया, अब इसी ने रहना है। तो हम अब अपने दूसरे जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको अवेल करें। तो इन अ वे दे आर वेरी स्मार्ट, वेरी बिज़नेस ओरिएंटेड पीपल। वो वो यही सोचते हैं कि भई हम इस देश को रूल करते हैं, भले से हम चीफ द आर्मी स्टाफ ना बने, लेकिन हम जनरल हैं। जब रिटायर होंगे, तो फिर किसी और डिपार्टमेंट के हम हेड बन जाएँगे। तो ये है एक मामला। मुझे याद है बहुत साल पहले मैं जब लाहौर में था, तो लाहौर में एक वापडा हाउस है, जो जो इलेक्ट्रिसिटी का वो सारे का सारा ऑफिस है। तो मैं एक दिन वहां पे गया, तो मैंने देखा कि हर जो बड़ा ऑफिसर था, उसका बाहर नेम टैग लगा हुआ था, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शफीक, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल फलां। तो मैंने किसी से पूछा कि मैं तो ये एक एनर्जी के ऑफिस में आया था कोई कंप्लेन देने एज अ पत्रकार। हम्म। तो यहाँ तो मुझे लगता है ये आर्मी का ऑफिस है पूरे का पूरा। तो जब ये जर्नैल पाकिस्तान के रिटायर्ड होते हैं, तो पाकिस्तान के जो दूसरे बड़े-बड़े जो पोज़ीशंस हैं, वो उस पे ये ऑक्यूपाई हो जाते हैं। तो बस ये किसी ने कहा था, किसी शायर ने कहा था इन इन जर्नैलों के बारे में कि ये देश तुम्हारा है, हम हैं, यानी हम जो जनता है, ये देश तुम्हारा है, हम जनता हैं, खाम-खा इसमें। हम तो बस ऐसे ही हैं इस देश में। तो ये दिस कंट्री इज़ रूल्ड बाय आर्मी, और मेंट टू क्रिएट फॉर आर्मी। तो बाकी जनता जो है ना, वो बस ढोल बजाने के लिए है। वो फिर मुझे तारिक फतेह साहब की लाइन याद आ जाती है ना कि दूसरे देशों में आर्मी है, पर यहाँ एक आर्मी के पास या देश है। तो वो हालत है ऐसा ही इनकी। है, ऐसा चलिए ही है, चलिए, जनरल तो बिल्कुल खुद, ऐसा। अच्छा ये बताइए सर, चलिए जनरल तो खुद को समझा लेते होंगे, क्योंकि वहां पर ये रीत, अभी आपने शब्द यूज किया कि भाई वहां तो ये चला आ रहा हमेशा से। लेकिन एक बात बताइए, ये थोड़े जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, तो ये जो आपके डीजी आईएसपीआर थे, खूब चिल्ला रहे थे हमारी एयरफोर्स ने ये कर दिया, हमारी एयरफोर्स ने ये कर दिया, हमारी एयरफोर्स ने छक्के छुड़ा दिए, ये कर जेट गिरा दिए, ये किया। लेकिन अब ये जो सीडीएफ है, ये तो रिपोर्ट कर रहा है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को। तो जो एयरफोर्स है, जो कि मैं तो भारत के हिसाब से तो बात ही नहीं करी, पाकिस्तान का जो प्रोपागेंडा था उसी के हिसाब से बात कर रही हूँ, कि भाई बड़े तीर चलाए थे इन्होंने। तो वो तीर चलाने वाली फौज रिपोर्ट करेगी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, या नेवी रिपोर्ट करेगी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को। तो यहाँ इनके अपने जनरल तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन क्या एयरफोर्स को भी दिक्कत नहीं होगी, नेवी को भी दिक्कत नहीं होगी, किसी को दिक्कत नहीं होगी? आपको लगता है कभी ना कभी इनमें आपस में टसल स्टार्ट होगी? नहीं, इनमें नहीं होगी। मैं फिर दोहराऊंगा कि ऐसा जब से पाकिस्तान बना है, तब से हो रहा है। एक और भी बहुत साल पहले फील्ड मार्शल हुआ करते थे, फील्ड मार्शल अयूब खान। उन्होंने भी इसी तरह अपने आप को फील्ड मार्शल बनाया था। देखिए, ये सब एक ही हिमाम में नंगे हैं, सारे के सारे जनरल। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई एयर फ़ोर्स के ऑफ़िसर्स हैं या नेवी के ऑफ़िसर्स हैं। आफ्टर ऑल हैं तो ये पाकिस्तान आर्मी के ही ऑफ़िसर्स। एक ही बैच से ये आ रहे होते हैं, कोलीग होते हैं। थोड़ी बहुत जो ह्यूमन रिफ्ट होती है, या जो जेलसी होती है, या जो कॉम्पिटिशन होता है, वो तो नेचुरल होता है। वो तो पूरी दुनिया में होता है। लेकिन पाकिस्तान में ये जो ह्यूमन रिफ्ट है, वो भी ज़रा थोड़ी-सी अनयूजुअल लेवल पे होती है, मगर इसके बावजूद इनकी आपस में कोई क्लैश नहीं होता। देखिए, 78 ईयर से हम पाकिस्तान की हिस्ट्री देख लीजिए, पाकिस्तान बहुत ही अनस्टेबल देश है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर से जो होता है ना, अब आर्मी का कू विद एन आर्मी, वो 1 या 2 एग्ज़ाम्पल्स हैं, वो इन्होंने दबा दिया था। और वो कू भी इस्लामिस्ट आर्मी ऑफिसर्स ने करने की कोशिश की थी। इसके अलावा ये इसलिए बचे हुए हैं कि ये आपस में डील बना लेते हैं। यानी ये आपस में जब कोर कमांडर मिलते हैं, हम जब पत्रकार थे, जब 30 साल पहले वहाँ रहा करते थे, तब भी मैं ऑब्ज़र्व किया करता था कि ये लोग आपस में फिर एक-दूसरे को एडजस्ट कर लेते हैं। इनको पता होता है कि जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर है, जिसने अब कब्जा कर लिया, मार्शल लॉ लगा दिया या इनडायरेक्टली मार्शल लॉ लगा लिया, हम उससे कन्फ्रंट ना करें, बल्कि उसके साथ मिल के चलें और अपने फायदे निकालें। ये इस चक्कर में होते हैं।
देखिए, ये जो होता है ना, हम कई देशों में, अफ्रीका में सुनते हैं कि किसी कर्नल ने कू कर दिया जनरल के खिलाफ, तो वहां पे उनको अपने बेनिफिट्स नहीं मिल रहे होते। यहाँ पे ये बड़े स्मार्ट हैं, ये कहते हैं कि इवन कर्नल लेवल के, मेजर लेवल के, जिसके जो बेनिफिट हैं, जिसको जो प्लॉट देने हैं, वो देते रहे। उससे क्या होता है कि वो जो डिस्प्लेयर का जो एक होता है ना एलिमेंट, वो कम होता है। फिर लोग कहते हैं ओके दैट्स फाइन, हम हमारे पास आर्मी का बड़ा घर है, मैं कर्नल हूँ, मेरी प्रमोशन अच्छे डिपार्टमेंट में नहीं हुई, चलिए कोई बात नहीं, नहीं हुई, मुझे उन्होंने एकोमोडेट कर दिया है और मैं ऑल इन ऑल हूँ। तो इस तरह ये विद इन ऑफिसर्स जो डिसकंटेंट होता है, उसको ये मैनेज करते हैं। और इनको ये पता होता है कि बांट के खाएंगे तो सब ठीक रहेगा, तो ये बांट के खाते हैं, ये इनकी स्मार्टनेस है। इसीलिए आपको मैं जो आर्गुमेंट दे रहा हूँ, आपको आर्मी के अंदर से कोई कू नजर नहीं आएगा। आर्मी का अगर कोई कू आता है तो अगेंस्ट पॉलिटिशियंस आता है। आर्मी का कू अगेंस्ट आर्मी ऑफिसर्स, एक या दो एग्जाम्पल है 78 ईयर्स की, और वो भी इस्लामिस्टों की थी, जो एक्सट्रीमिस्ट मुल्ला किस्म के जर्नैल या करनैल थे। उनका ये ख्याल था, या ब्रिगेडियर थे, कि हम ये जो विस्की पीने वाले जर्नैल हैं, इनकी गवर्नमेंट को टॉपल डाउन करते हैं। तो वो टू एग्जाम्पल हैं, और एक बड़ी एग्जाम्पल थी, वो इन्होंने क्रश कर दी थी। इसके अलावा इनकी आर्मी के अंदर से कू की कोई कोई हमें रीत नहीं मिलती। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो आर्मी के सारे ऑफिसर्स हैं, यानी कर्नल, ब्रिगेडियर, कर्नल से ऊपर के लेवल के तमाम, ये बहुत स्मार्ट हैं। ये फिर वो होता है कि टेरिटरी होती है ना, जैसे माफिया की होती है कि ये इलाका मेरा है, ये इलाका तुम्हारा है, तो उसको फिर ये एडजस्ट करके एक दूसरे के साथ चलते हैं। इन अ वे दे आर वेरी स्मार्ट इन दैट वे। दैट्स वाई आपको कोई इनका इंटरनल कू आज तक नहीं मिलेगा। सिर्फ एक या डेढ़ वो मिसालें हैं इस्लामिस्टों की, कू भी नहीं हुए थे, उन्होंने सिर्फ ट्राई की थी कू करने की। तो ये जो बाकी जर्नैल है, ये खुद इस्लामिस्ट होते हैं, ये इस्लामिस्ट भी होते हैं, विस्की पी भी पीते हैं, ये विस्की पीने वाले सारे के सारे इस्लामिस्ट हैं। तो दे मैनेज एवरीथिंग। तो इसीलिए ये देश, वही जो तारक फता जी ने कहा था, ये देश इनके लिए बना था, बाकी उसमें खामखा है। तो ये है वहां का मंजर। ये बहुत इंटरेस्टिंग है ये कि जिस तरह से आपने कहा कि आपस में एक दूसरे को मैनेज करके चलते हैं। मुझे वो इंग्लिश में है, यू स्क्रैच माय बैक आई विल स्क्रैच योर्स। तो एक दूसरे की पीठ जो है उसको मैनेज करते रहो, एक दूसरे के इंटरेस्ट को मैनेज जी। करते रहो और आगे बढ़ते रहो। बाकी जनता तो जाए भाड़ में। इनकी फिलॉसफी कुल मिला के यही है। लेकिन एक बात बताइए, अभी ये जो सीडीएफ की जरूरत क्यों पड़ी? ये मुल्ला मुनीर को, आप तो फिर भी फील्ड मार्शल कह रहे हैं, मैं तो कहती हूँ मुल्ला मुनीर, मुल्ला मुनीर को जी, सीडीएफ की जरूरत पड़ी क्यों? देखिए, वो भी हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाला मामला। तो ये कोई ना कोई जिसे कहते हैं ना, पर्दा बनाने के लिए ये नए आइडियाज बनाते रहते हैं। हम्म। नए आइडियाज बनाने में भी ये बड़े एक्सपर्ट लोग हैं। तो ये जो सीडीएफ का ये जो आइडिया है, ये वही था कि अच्छा, दूसरा एक और प्रॉब्लम था इनके लिए। इमरान खान भी कोई आइडियल पॉलिटिशियन नहीं है, ना आइडियल लीडर है। उसने भी बहुत बलंडर किए हुए हैं, वो भी एक बहुत ही घटिया किस्म का इस्लामिस्ट है। लेकिन वो चूंकि अनफेयर इस वक्त जेल में है, तो इसलिए मैं कभी कभी एज अ पत्रकार ये जरूर कहता हूं कि भाई उसके साथ ज्यादती हो रही है। तो ये तो हमें मानना पड़ेगा कि उसके उसके खिलाफ गलत मुकदमे। अब उसका फियर है, अब उसका, बिकॉज उसकी जो पॉपुलैरिटी है ना जनता में, वो कम होने की बजाय बढ़ती चली जा रही है। अब देखिए, पाकिस्तानी जनता को भी हमें समझने की जरूरत है। पाकिस्तानी जनता भी इन्हीं के चूरन से, इन्हीं के चूरन चाटते चाटते पली बड़ी है। वो भी कोई बहुत समझ बूझ रखने वाली जनता नहीं है। अब वो सिर्फ ये जनता देखती है कि ओके, ये शरीफ फैमिली इतने 40 सालों से पावर में है, भट्टो फैमिली 60 सालों से पावर में है, तो ये हमें तो कुछ नहीं मिला। तो जनता खिलाफ हो गई।
इन जो लेजेंडरी पॉलिटिशियंस के। तो वो आर्मी के साथ खड़ी हो गई पहले। फिर जब इमरान खान आर्मी की मदद से आया, तो उसको फिर उन्होंने निकाल दिया। तो फिर जनता का ये ख्याल है कि इमरान खान इज अ वेरी आइडियल मैन। अब पहली बार है ड्यूरिंग द पास्ट 3-4 ईयर्स कि आर्मी पाकिस्तान में पॉपुलर नहीं है। इमरान खान की पार्टी उससे कोई 100 टाइम्स ज्यादा पॉपुलर है। तो आर्मी को ये बहुत चुभ रहा है। तो वो फिर अपनी नेक को सेव करने के लिए सीडीएफ और इस तरह के आइडियाज को प्रमोट कर रहे हैं, ताकि इमरान खान, उनको ये लगता है कि इमरान खान की सपोर्ट विद इन आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर्स बहुत है, इवन सिटिंग आर्मी ऑफिसर्स में बहुत है। क्योंकि ये बड़ी जज्बाती किस्म की कौम है। इनका ये ख्याल होता है कि ओके, पाकिस्तान में 20,000 लोगों की गर्दनें काट दें, सब ठीक हो जाएगा। किन 20,000 लोगों की गर्दनें काटनी है, जब इनसे मैं पूछता हूं, तो इनको नहीं पता होता। बस कहते हैं जो ऊपर बैठे हुए बस सबकी गर्दनें काट दें। तो ये ब्लड थर्स्टी किस्म की कौम है। तो सीडीएफ का आइडिया भी बेसिकली यही है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी बहुत है, और वो अगर किसी वक्त भी किसी किस्म का कू हो गया, इस वक्त आर्मी के अंदर कू का खतरा था। इस वक्त शायद कम है, पिछले दिनों कुछ ज्यादा था, यानी 1 साल पहले ऑपरेशन सिंदूर से पहले। क्योंकि इमरान खान के सपोर्टर जो ऑफिसर्स हैं वो बहुत बड़ी नंबर में है, बहुत बड़े नंबर में है। देखिए, आर्मी पाकिस्तान की कोई आसमान से तो नहीं उतरी हुई, वो इसी जनता की आर्मी है ना, वहीं के लोग हैं, वहीं के पैदा हुए हुए हैं। तो उनका माइंडसेट भी वैसा ही है, उनका वर्ल्ड व्यू भी बहुत नैरो है, बहुत वो सुपरफिशियल सोचते हैं। तो ये बात इसने फील्ड मार्शल ने रियलाइज की कि भाई, बचने का अब एक ही तरीका है कि मैं इस आइडिया को फ्लोट करूं, क्योंकि ये जो सीडीएफ का आइडिया है, ये इनडायरेक्टली उसकी जो पावर है उसको फर्दर कई सालों तक सपोर्ट कर सकता है। अब देखिए ना, उसने तो यहां तक कह दिया ना, जो 27th अमेंडमेंट हुई, कि मैं अगर रिटायर भी हो जाऊं तो मैं क्रिमिनल एग्जेम्प्ट प्रोसीडिंग हूं। नहीं होता। ठीक है नहीं? तो ये भी एक बिल्कुल डिफरेंट आइडिया, यानी जो किंग वाला है ना एटीट्यूड, वो है। जैसे किंग को आप टच नहीं कर सकते, तो वो तो किंग से भी ऊपर हो गया। किंग के पास तो बंदूक नहीं होती ना, किंग के पास तो ताज होता है। इसके पास तो बंदूक भी इसके हाथ में है, इसने खुद ही ताज अपने ऊपर रख लिया है। तो ये वो बातें हैं जिसकी वजह से इसने सीडीएफ को फ्लोट किया, इस आइडिया को, कि मैं अगर कल कला को, इमरान खान इतना पॉपुलर है और वो भी बड़ा जिसे कहते हैं रिवेंज लेने वाला शख्स है, बाय एनी मीन इफ ही कम्स इनटू पावर, तो मैं अपनी नेक को पहले से ही सेव कर लूं। अच्छा, तो अपनी स्किन बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करा दिया फील्ड मार्शल ने, और खुद जी। को एक इम्यूनिटी दे दी कि भाई ये जिस तरह के केसेस इमरान खान नियाजी के खिलाफ इस वक्त चल रहे हैं और उनका लगातार कन्विक्शन हो रहा है, उनका, उनकी वाइफ का, फ्यूचर में, भविष्य में जनरल मुनीर का ना, फील्ड मार्शल मुनीर का ना होने पाए। तो ये नहीं होना चाहिए, तो खुद को उससे इम्यूनिटी। लेकिन एक बात बताइए मुझे, अगर कभी को हुआ, तो ये जो अमेंडमेंट है कितना होल्ड करेगा? होल्ड करेगा? कोर्ट्स इसको अपहोल्ड करेंगी जब इतनी ही आप ही के शब्द इस्तेमाल करूं, इतनी ही इमोशनल कॉम है, तो वो इस तरह के अमेंडमेंट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल करार देगी? देखिए, ये जो अमेंडमेंट हुई है, ये भी कैंगरू किस्म की पार्लियामेंट से हुई है। हम्म। पाकिस्तान की जो कोर्ट्स हैं वो भी कैंगरू हैं, टोटली आर्मी के कंट्रोल में होती हैं। और कल कला को सीन चेंज हो गया, तो फिर जो नए लोग आएंगे वो अपने लॉज ले आएंगे। तो ये सब टेम्परेरी है, ये सब टेम्परेरी है, और ये सब कुछ पाकिस्तान में कोई पहली बार नहीं हुआ। अब आप देखिए कि पाकिस्तान का सबसे स्ट्रॉन्ग जो आर्मी डिक्टेटर था, वो जनरल जियाउल हक था। हम्म। फिर 11 साल वो पावर में रहा। आखिरी साल वो, उसको पता चल गया था कि उसको मार देना है, बिकॉज वो जा नहीं रहा था, आर्मी छोड़ नहीं रहा था। तो आर्मी वाले ये कह रहे थे कि भाई अब हमारी जान छोड़ो। उसका कारण ये होता है कि एक लिमिट होती है ना, वो अनपॉपुलर बहुत हो गया था। फिर अमेरिकन भी वो जहाद अफगानिस्तान के बाद वो उसके खिलाफ हो गए थे। तो अब वो अमेरिकन एम्बेसडर को हर वक्त अपने साथ रखता था, ताकि उसको कोई मारे ना।
जब उसका जहाज फटा, 19 मेरा ख्याल है ये 88 की बात है, हम्म। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 86 है, मैं भूल रहा हूँ। जब उसका जहाज फटा तो उस जहाज में भी अमेरिकन एम्बेसडर उसके साथ बैठा हुआ था, तो वो बेचारा भी गया। और आर्मी की टॉप लीडरशिप भी साथ थी। वो इतना डरता था, वो ये सोचता था कि मेरे इर्द गिर्द अमेरिकन एम्बेसडर रहे और आर्मी की टॉप ब्रास रहे, अगर मैं मरूं तो अकेला ना मरूं। और वही हुआ, वो अकेला ना मरा, उसके साथ 20-22 वेरी सीनियर जो ऑफिसर्स थे आर्मी के, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, जो बहुत ही टॉप ब्रास थी, वो सारे के सारे मरे। और उसको मारने वाला जनरल असलम मलिक था, वो दूसरे जहाज में बैठ के चला गया। उसने कहा सर आप बैठिए, मेरा दूसरा जहाज तैयार है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, देखिए कोई 5-6 लाख लोगों की ये आर्मी है, जिसमें सीनियर ऑफिसर्स जो हैं, सीनियर जर्नल, वो सैकड़ों में है। अगर हम ब्रिगेडियर्स देखें तो कर्नल देखें तो हजारों में बन जाते हैं। तो ये इनमें अगर कोई 20-30 मारे भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता। जो बाद में आएंगे वो भी वैसा ही बिहेव करेंगे जैसा उस वक्त का रूलिंग डिक्टेटर कर रहा होगा बिहेव। तो बड़ा ही अनोखा देश है। मैंने अभी ये फिल्म धुरंधर देखी, तो मैं सोच रहा था कि पाकिस्तान आर्मी के लोगों पे एक फिल्म बनाई जाए, धुरंधर 3। अब तो 2 आने वाली है। अब आप देखिए मेरे सामने, ये मेरा एक नॉवल है जो हिंदी में भी पब्लिश हुआ। ये बाजवा की पिक्चर है, ये इमरान खान की पिक्चर। हम्म। तो इसमें अल पाकिस्तान इसका नाम है। हम्म। क्यों अल पाकिस्तान है? पाकिस्तानी खुद को पाकिस्तानी नहीं कहते, ये अपने आप को अरबों की औलाद समझते हैं। और इसमें मैंने वो सारी कहानी लिखी कि आर्मी जर्नैल किस तरह पावर में रहने के लिए एक दूसरे का गला काटते हैं, और अल्टीमेटली जो आर्मी टॉप ब्रास होती है वो भले से कुछ कोई हो, वही रहती है। एक आखिरी एग्जांपल मैं देता हूँ, मैंने जियाउल्लाह की एग्जांपल दी, मुशर्रफ, वो वन ऑफ द वेरी जो जिसे कहना चाहिए टॉप डिक्टेटर था पाकिस्तान में। अब जब उसके आखिरी 1-2 साल थे तो आर्मी ने कहा कि सर आप अब जाइए, बहुत हो गई। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो रहूंगा। फिर उसके खिलाफ एक लॉयर मूवमेंट आर्मी ने ही क्रिएट की। अच्छा, वो लॉयर मूवमेंट हुई उसके खिलाफ, उस लॉयर मूवमेंट ने उसको पावर से बाहर निकाला। फिर वो पावर से बाहर निकल गया, तो फिर आर्मी ने अपने ऑफिसर को प्रोसिक्यूट नहीं किया, उसको सपोर्ट किया। जब वो रिटायर हो गया, फोर्स रिटायरमेंट उसकी हो गई, तो उसके बाद उसको सपोर्ट किया, उसको पॉलिटिकल पार्टी बनाने दिया, सब कुछ करने दिया, उसको कभी प्रोसिक्यूट भी नहीं होने देते अपने ऑफिसर्स को। तो सिर्फ मेरा ख्याल है जियाउल्लाह की एक ऐसी एग्जाम्पल थी, वो चूंकि इतना स्टबन था, वो जा नहीं रहा था, तो फिर उसको इन्हें मारना पड़ा। उसमें अमेरिकन भी शामिल थे, लेकिन वो मिस्ट्री ऐसी है कि अमेरिकन एम्बेसडर भी उस प्लेन में था। और पाकिस्तानी आर्मी जनरल जो दूसरा था, असलम मलिक, वो आज भी जिंदा है। वो दूसरे जहाज में बैठा और चला गया। और वो जो मैंगोज के वहां कंटेनर रखे थे, उसी में बम थे और वो बम फटा और वो जहाज चला गया और इतने लोग मारे गए। तो ये है पाकिस्तान आर्मी। मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ उस जहाज पे कोई फिल्म बना ले तो धुरंधर 3, धुरंधर 4 बनती है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग देश। ए गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया आपने दिया है। आई एम श्योर बॉलीवुड शायद इस बारे में सोचेगा मैं वो भी। स्क्रिप्ट लिखने को तैयार हूँ। मैं वो स्क्रिप्ट लिखने को तैयार हूँ। सही है, लेकिन आप मुझे एक बात तो बताइए, वैसे एक धुरंधर पाकिस्तान में भी लिखी जा सकती है, इस लिहाज से कि अभी के मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट को लेकर ये जो इंटरनेशनल फोर्स क्रिएट करने की बात हो रही है, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स जो जाएगी जी गाजा में शांति स्थापना के लिए और रीबिल्डिंग के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए। तो पाकिस्तान का विदेश मंत्री जो है आपके डार साहब, जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, मतलब मैं सुनकर जब मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत हैरानी हुई। वो कहते हैं कि जी हम पीस कीपिंग के लिए जाएंगे, हमास को डिसआर्म करने से हमारा कोई लेना देना नहीं है। भाई ये मतलब ये बात मुझे समझ नहीं आई, कहना क्या चाहते हैं। हालांकि इजरायली ऑफिशियल्स जो है वो पाकिस्तान की इस फोर्स में मौजूदगी का ऑलरेडी विरोध कर रहे हैं, कि हमने कुछ स्टेटमेंट्स देखे एम्बेसडर्स के, और वहां का मीडिया भी विरोध कर रहा है।
लेकिन ये क्या बात हुई कि हम जाएंगे पीस कीपिंग के लिए, लेकिन हमास को डिसआर्म करने का हमारा उसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि हमास इनके रिश्तेदार हैं। हमास पिछले 3 साल से उसके ऑफिशियल्स जो हैं वो आ रहे हैं, लश्कर से मिल रहे हैं, जैश से मिल रहे हैं, इनकी मीटिंगें मुलाकातें हो रही हैं। तो ये इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, ये मुझे कुछ समझ नहीं आया था। देखिए, बात बड़ी सिंपल है। जब 1999 में मुशर्रफ ने कूक किया था तो पाकिस्तान के बुरे हालात थे। फिर 9/11 हो गया, बहुत बड़ा खौफनाक वाकया था, इनकी लॉटरी निकल आई। तो जो जब मिजरीज होती है ना जंगों की, इनकी लॉटरी निकल आती है। अब ये इनकी लॉटरी निकली है ईरान और इसराइल की लास्ट ईयर, जो जून मई में जो 12 दिन की जंग हुई थी। तो उससे अमेरिका को आइडिया हुआ कि अमेरिका के रेडार से ये निकले हुए थे। और ये वो समय है जब ऑपरेशन सिंदूर भी मई में 7 मई और 10 मई के हुआ था। अब उस ऑपरेशन सिंदूर ने इनको शेक किया, लेकिन इनकी लॉटरी क्या निकली? ईरान और इसराइल की इसराइल जंग। की जो लड़ाई हुई। अब अमेरिकन ने सोचा कि भाई ये तो पपेट है, ये तो हमें फायदा देंगे। अगर ईरान में कोई और हालात बिगड़ते हैं, उस वक्त तो यही लगता था बहुत बिगड़ेंगे हालात, बिगड़े हालात लेकिन बहुत ना बिगड़े, तो इनको उन्होंने स्टैंड बाई कर दिया। तो प्रेसिडेंट ट्रंप मेरे ख्याल 18 जून या 19 जून को इससे फील्ड मार्शल से, उस वक्त ये फील्ड मार्शल नहीं बना था, तो इससे वो मिले थे व्हाइट हाउस में। अनप्रेसिडेंट वाकया था कि एक हम्म। देश का जो, आर्मी और दुनिया चीफ। के सबसे पावरफुल देश का प्रेसिडेंट, एक एक कंगले देश के जर्नैल से लंच कर रहा है बैठ के। और वो भी, मतलब एक जर्नैल का जो होता है वो 22वें ग्रेड का ऑफिसर होता है, ठीक है? वो प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका is meeting a 22nd grade officer of a country, of a कंगला कंट्री। अच्छा, क्योंकि इनकी उनको जरूरत समझ आई। अच्छा, अभी तक ईरान के साथ तो इश्यूज बहुत खराब है, ये स्टैंड बाय है। अभी जो कहा जा रहा है कि ईरान में कुछ असला पहुंचा है उनके खिलाफ, तो पाकिस्तानी फौज के जो फॉर्मर ऑफिसर्स हैं जो एग्जाइल में बैठे हुए हैं, वही कह रहे हैं कि पाकिस्तान फैसिलिटेट कर रहा है। ठीक है? तो ये तो देखिए ना, ये एक ही वक्त में ये डबल गेम के प्लेयर हैं। एक तो ये फायदा हो गया, दूसरा आपने गजा की बात की, हमास की बात की, वहां भी लॉटरी निकल आई। अब जो अरब हैं, वो खुद से तो लड़ने में कोई इतने इंटरेस्टेड नहीं होते, अपने लोगों की जानें नहीं गंवाना चाहते। तो एक किराए की आर्मी है, उन्होंने कहा कि भाई आ जाओ, इसीलिए सऊदी और पाकिस्तानी पैक्ट हुआ। पाकिस्तानियों ने बड़ा शोर डाला, ये जो पाकिस्तान के हामिद मीर टाइप किस्म के, नजम सेठी टाइप किस्म के, बूट पॉल्ची किस्म के जो जर्नलिस्ट हैं, वो देखिए जी हमारा तो पैक्ट हो गया सऊदी अरब से, ये इट्स जस्ट लाइक अ नेटो। अगर कोई अटैक होगा पाकिस्तान पे तो वो सऊदी अरब अपने ऊपर अटैक समझेगा। तो उसके बाद क्या हुआ? अफगानिस्तान ने एक अटैक कर दिया पाकिस्तान पे। तो सऊदी अरब ने तो कोई पाकिस्तान की मदद न की, उन्होंने सिंपली दोनों देशों से कहा कि भाई रिस्ट्रेन करो प्लीज। ठीक है? अच्छा, अब सऊदी अरब का तो ये है कि पैक्ट का मतलब ये है कि मुझे तुम्हारे किराए के फौजी चाहिए, स्लेव्स चाहिए। मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा। हम्म। ठीक है ना? हाँ, ठीक है, मिशनरीज, उनको तो इनके किराए के फौजी चाहिए या किराए के कातिल चाहिए। ठीक है? अब उन्होंने कर लिया। अब ये वाला मसला फिर ये गजा पीस प्लान वाला बन गया। आपको याद होगा इजिप्ट में हुआ था, मेरे ख्याल से सितंबर अक्टूबर की बात है, जब प्रेसिडेंट ट्रंप पहुंचे थे और सब। तो इसमें पाकिस्तानियों की तो लॉटरी निकल आई ना। पहले ईरान और ये हो गया, उससे पहले ये गजा और चल रहा था। एकदम से दुनिया ने उनको इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दी, उनकी फौज को इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दी। फिर ये ऑपरेशन सिंदूर का हुआ तो इन्होंने ये नैरेटिव बिल्ड कर लिया कि देखिए हम जीत गए थे। आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ यूनाइटेड नेशन में गए सितंबर में, वो जो एक उनका यूएनजीए का होता है, तो उसमें हम्म। उन्होंने हिज ओपनिंग सेंटेंस वाज कि वी वन द वॉर। यानी दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पे वो ढिठाई के साथ झूठ बोल रहा है, वी वन द वॉर। अच्छा, भारत चूंकि नैरेटिव पे ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करता या नैरेटिव पे ज्यादा तवज्जो नहीं करता, भारत फैक्ट्स पे बिलीव करता है। लेकिन दुनिया में फैक्ट्स ज्यादा चलते नहीं है, दुनिया में प्रोपेगेंडा ही चलता है, दुनिया में नैरेटिव ही चलता है।
तो ये इन्होंने नैरेटिव समहाउ बिल्ड कर दिया कि देखिए ये हो गया, वो क्या, कई फैक्टर्स थे उसमें। चाइनीज़ भी चाहते थे कि उनके जो तैयारे हैं, उनकी बुरी रिपोर्ट ना आए, राफेल के खिलाफ बात हो, तो ये भी फैक्टर्स भी चल रहे थे। एनी हाउ इनकी लॉटरी निकल आई और अरबों ने कहा कि भाई ठीक है, आपने लड़ना है। लेकिन लेटर ऑन दे रियलाइज्ड कि पाकिस्तान बेसिकली बहुत इस्लामिस्ट किस्म का देश है। वहाँ के जो पढ़े लिखे लोग भी हैं ना, जैसे नजम सेठी की मैंने बात की, इस तरह ये भी इस्लामिस्ट हैं अंदरों। अच्छा, तो ये जो है ना सब के सब, ये मतलब विस्की भी पिएंगे, इस्लामिज्म भी है, साथ साथ ही चल रहा होता है। तो इनके यहाँ जो ज्यूज के खिलाफ सेंटिमेंट्स हैं, ये बड़ा एंटी सेमिटिक किस्म का देश है, वो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। इनकी किताबों में लिखा हुआ है हनूदो यहूद, यानी हिंदुओं के खिलाफ और यहूदियों के खिलाफ, ये बिल्ट इन है इनके यहाँ हेट्रेड। तो उस हेट्रेड की वजह से अब इनको फील हुआ कि भाई सेंटिमेंट जनता में तो टूवर्ड्स हमास है, जनता तो हमास को प्यार करती है, तो हम कैसे डिसआर्म करेंगे? हम ऑलरेडी अनपॉपुलर है पाकिस्तान में। अगर हम ये कहते हैं कि हम डिसआर्म करेंगे तो फिर तो इशू हो जाएगा। अच्छा, दूसरी तरफ ये टर्की, टर्की भी इंटरेस्टिंग देश है। टर्की मॉडर्न देश भी है और इस्लामिस्ट देश भी है। अच्छा, टर्की के इजराइल के साथ बहुत अच्छे संबंध है। वो जो है तैयब अर्दोगान, वो कहने को लिप सर्विस करता रहता है इजराइल के खिलाफ, लेकिन आज तक इजराइल के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया उसने, ये आप जेहन में रखिए। उसने इजराइल के साथ कोई ट्रेड बंद नहीं की। ये जो जंग शुरू हुई थी इनकी, उससे पहले भी ये इजराइल के साथ गले मिलता रहता था। तैयब अर्दोगान इज वेरी इंटरेस्टिंग। पाकिस्तानी तैयब अर्दोगान को अपना आइडियल समझते हैं। तो इन हालात में मैं यही समझता हूँ कि अब जो पाकिस्तान का मामला है, वो हमास को डिसआर्म करना नहीं चाहते, वही कहना चाहते हैं कि हमास जो है वो हम उसको डिसआर्म नहीं करेंगे। लेकिन ये सब कहने की, दिखलाने की बातें हैं। जब मौका आएगा, जब अरब उनको कहेंगे कि भाई तुमने ये करना है, तो ये करेंगे। तो ये अरबों के गुलाम हैं, अरब इस बात को समझते हैं। अरब भारत के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। इनको अरब पैसा देंगे और जो इनसे काम लेना चाहेंगे वो काम लेंगे। तो सर मुझे एक बात तो बताइए कि एक तरफ डीजीआईएसपीआर जो है, सो कॉल्ड शरीफ चौधरी, वो कहता है कि भारत और अफगानिस्तान मिलके इस बार हम पे अटैक करेंगे 2026 में, हमें हार्ट स्टेट बनना है। दूसरी तरफ इनका ईस्टर्न बॉर्डर पे भारत हो गया, वेस्टर्न पे अफगानिस्तान हो गया, उसके बाद ये स्टेबलाइजेशन फोर्स भी भेज देंगे। ये है इनके पास इतने लोग कि ये सब कर लेंगे, ये इतने काबिल हैं ये? जी, ऐसा ही है, लेकिन देखिए ये अपने काम को तो जानते हैं। आर्मी की जो फ़ोर्स है पाकिस्तान में, वो एक ही तो पाकिस्तान में सॉलिड बिज़नेस है, वो आर्मी का बिज़नेस है। तो अब जहाँ कहीं भी इनकी ज़रूरत पड़ेगी, अरब भी इनको जो कहेंगे ये करेंगे। ये कह तो रहे हैं कि जी हम डिसआर्म नहीं करेंगे हमास को। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी, अरबों को ज़रूरत पड़ी, तो वो उसको जो कहेंगे पाकिस्तान को, ये करेंगे। चूँकि पैसा फेंक तमाशा देख वाला सारे का सारा मामला है। हाँ, इनके पास इतनी फोर्स है, ये देखिए 20-30 हज़ार लोग ही भेजने होते हैं ना। इनकी आर्मी को 5.5-6 लाख की आर्मी है, फारिग बैठी हुई है वहाँ पे। तो उसमें से 20-30 हज़ार को पकड़ेंगे, भेज देंगे। अब डिसआर्म ये कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, ये बात का मसला है, इसलिए कि हमास के जो मिलिटेंट्स हैं, वो बड़े डेंजरस हैं। और एक तो उनको अरबी नहीं आती, ज़्यादातर तो पंजाबी जाएँगे वहाँ पे। तो ऑफ कोर्स वहाँ पे, अब आपने देखा होगा कुछ महीने पहले ये लिबिया गए थे, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल। तो इन्होंने कोशिश हम्म। की कि लिबिया भी इस वक़्त कंगाल देश है। लिबिया के अरबी स्पीकिंग फौजियों को पकड़े, वहाँ लेके जाएँ। तो ये बड़े स्मार्ट हैं, ये क्या हम्म। करेंगे, लिबिया के और सीरिया के, इस तरह के देशों के अरबिक स्पीकिंग जो गरीब देश हैं अरब, उनको आगे कर देंगे। वो हैंडल करेंगे हमास को। ये शहर में जैसे होता है ना झाड़ू फेरने के लिए पाकिस्तानी फौज जो है, शहर को डिसिप्लिन में लाने के लिए ये इस तरह के काम करेंगे। और ये सब कुछ ऑफ कोर्स तभी होगा जब अभी तो पीस प्लान जो है, गजा पीस प्लान का सेकंड फेज शुरू हो गया है।
अभी या कल ही स्टीव विटकॉफ ने कहा है कि हमें ये करना है, हमें ये स्टेप्स लेने हैं। तो वो जब जब समय आएगा, तो फील्ड मार्शल तैयार बैठे हुए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप का ऑर्डर लेने के लिए, अरबों का ऑर्डर लेने के लिए, तो ये बड़े तरीके से कर लेंगे। इनको कोई दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज़ इनको वहाँ ये फ़ायदा है कि ये एक इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है, उसमें अब ये इंक्लूड हो गए। पहले ये एक्सक्लूसिव थे। वेस्टर्न वर्ल्ड, नेटो के भी इंटरेस्ट इसमें है कि हमास और इस तरह की फोर्सेस डिसआर्म हो। अब पाकिस्तानी वहाँ पे चले जाएँगे, ये वहाँ पे जाके इनके कैंप शैम्प बन जाएँगे। तो ये तो अपने आप को इंक्लूसिव बना लेंगे ना, ऑलरेडी ये बना चुके हुए हैं इंक्लूसिव। तो नहीं, इनकी लेकिन एक लॉटरी बात तो निकल, बताइए, इनके घर में जो एक्सट्रीमिस्ट बैठे हैं, वो इनके अपने ही हैं, सॉरी इनको इंटरप्ट किया आपको, हाँ, जी, जी। नहीं, नहीं, बिल्कुल कोई हम्म, दिक्कत नहीं है। वो इनके अपने ही लोग हैं ना, जो एक्सट्रीमिस्ट इनके घर में बैठे हुए हैं। वो कहीं बाहर से तो आए हुए लोग नहीं हैं। उनको भी ये मैनेज कर लेते होते हैं। देखिए, ये जो जिहाद है ना, ये एक बिज़नेस है। ये आइडियोलॉजी बाद की है बात, पहले ये बिज़नेस है। जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये जो आर्मी के जर्नैल हैं, ये इनके साथ हैंड इन हैंड है। खुद अभी पाकिस्तान के आईएसपीआर के वो लेफ्टिनेंट जनरल ने अभी लास्ट वीक कहा है कि जिहाद एक बिज़नेस बन चुका है। मैं ये बात कह रहा हूँ कोई 20 सालों से कि जिहाद बिज़नेस है। तो जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो सब बिज़नेस में, जिहाद के बिज़नेस में है, और पाकिस्तानी आर्मी उनकी पैट्रन इन चीफ है। और जहाँ कहीं उनकी आपस में नहीं बनती, देखिए ना, एक बिज़नेस में फिर राइवलरी भी तो आती है ना, तो फिर वो थोड़े बहुत क्लैशेज़ हो जाते हैं। तो बस ये खेल है। और आई मीन मैं वैसे इनको इस एक बात का क्रेडिट देता हूँ, अपने जिहाद के बिज़नेस को ये बड़े स्मार्टली चला रहे हैं, और कई सालों से, बल्कि दहाइयों से चला रहे हैं।